तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ई श्रम कार्ड क्या होता है। जैसे आपके पास आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड इस तरह के कार्ड्स होते हैं, वैसे ही ई श्रम कार्ड एक सरकारी कार्ड होता है। वो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनको आर्थिक सुविधाओं का लाभ लेना होता है, सरकारी स्कीम्स का लाभ लेना होता है। और ऐसे ही जब कभी नेशनल डिजास्टर होता है, जैसे कि भूकंप या कोई आपदा आती है, उस समय इन कार्ड धारकों के अकाउंट में सरकार कुछ धनराशि भी भेजती है, जिससे इन लोगों को आर्थिक लाभ भी मिल सके। और इसके अलावा इस कार्ड को आप नौकरी पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस कार्ड को बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है ई श्रम। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को डाल दूंगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो ई श्रम की वेबसाइट है www.eeshram.gov.in। तो चलिए फटाफट से इस पे क्लिक करते हैं और चलते हैं वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा है गो टू मेन पेज। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ई श्रम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको राइट साइड में एक ब्लू बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें लिखा है रजिस्टर ऑन ई श्रम। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा को एंटर करना है। कैप्चा को एंटर करने के बाद अभी हमसे पूछ रहा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर हमें नो पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर भी हमें नो को सिलेक्ट करना है। हमने दोनों ही ऑप्शन पे नो को सिलेक्ट क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सरकार की ये जो योजना है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन पे ईपीएफओ मेंशन था, यानी कि आपकी आईडी ईपीएफओ में रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। और दूसरे ऑप्शन पे ईएसआईसी मेंशन था। ईएसआईसी क्या होता है? जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी में जॉब करता है तो कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी का ईएसआईसी कार्ड बनाती है ताकि उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपका नाम ईएसआईसी में भी रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, ना तो आप ईपीएफओ में रजिस्टर होने चाहिए और ना तो ईएसआईसी में। इसके बाद हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप करना है। जब तक हमारे फ़ोन पर ओटीपी आता है तब तक हम यहाँ पर कैप्चा को टाइप कर लेते हैं। तो ओटीपी भी हमने टाइप कर लिया है। इसके बाद हमें सबमिट पर नीचे क्लिक करना है। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया, वैसे ही हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हुई जिसमें हमें आधार कार्ड की केवाईसी करवानी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद हमें नीचे दिए गए 3 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ओटीपी को सिलेक्ट किया है, यानी कि मैं जो अपना केवाईसी है वो ओटीपी के माध्यम से करवाना चाहता हूँ। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कैप्चा टाइप करना है। कैप्चा टाइप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और ये वाला ओटीपी आपका उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जिसके साथ आधार कार्ड लिंक है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है, जिसके बाद आपको वैलिडेट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म में हमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ क्या-क्या हमें यहाँ पे फिल करना है। तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर लिखा है कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर टाइप करना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी लिखनी होगी। वैसे ईमेल आईडी लिखना जरूरी नहीं है, पर आप लिख सकते हैं अगर आपके पास ईमेल आईडी है। इसके बाद नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मदर का नेम फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने फादर की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप अपने हस्बैंड की डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जिसका कार्ड मैं बना रहा हूँ सबसे पहले मैंने लिख दिया है उसके हस्बैंड का नेम। उसके बाद हमें सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद अभी हमसे पूछा है कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं या नहीं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है। तो चलिए फटाफट से इसको भी फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है नॉमिनी का नेम। नेम लिखने के बाद आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यानी कि ये जो नॉमिनी है वो आपके क्या लगते हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
जिसके लिए आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, हस्बैंड, फादर, मदर, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। नॉमिनी का एड्रेस फिल करने के बाद अब आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे रेजिडेंशियल डिटेल्स यहाँ पर मांगेंगे, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर ये भी सिलेक्ट करना है कि आप रूरल एरिया में आते हैं या अर्बन एरिया में आते हैं। जिनको नहीं पता है अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंस होता है, उनको मैं बता देता हूँ। अर्बन एरिया वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पे सभी सुविधाएं आपको मिलती है, जैसे शहरी इलाके होते हैं। और रूरल एरियाज उनको कहा जाता है जो गाँव वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे कोई पहाड़ में रहता है या ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ पे कई सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उनको हम रूरल एरियाज में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा अर्बन। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। तो चलिए फटाफट से एड्रेस को फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको दोबारा से स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपको तहसील भी सिलेक्ट करना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिटी मेंशन करनी होगी और लास्ट में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। करंट एड्रेस वाला सेक्शन भी हमने फिल कर दिया है। अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेइंग एट करंट लोकेशन, यानी कि जो आपने अभी ऊपर करंट एड्रेस फिल किया है, आप उसी लोकेशन पे रहते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने साल से इस करंट लोकेशन पर रह रहे हैं। तो चलिए इसको भी फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, वो एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो जैसे आपने करंट एड्रेस को फिल किया था, वैसे ही आपको इस वाले सेक्शन को भी फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पर, जिसके बाद हमारे सामने दूसरा पेज आ चुका है। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है इन ऑप्शंस में से। आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप प्राइमरी स्कूल तक पढ़े हो, मिडिल स्कूल तक पढ़े हो, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, या आपने डिप्लोमा किया है, आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है या आपने कंप्यूटर में उसको सेव नहीं कर रखा है, तो इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने कंप्यूटर में ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल मैंने अपलोड कर दी है। आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल, पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल, ये सारे फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके फाइल का साइज 1 MB से कम का होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है मंथली इनकम स्लैब। अब यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम भी इनको बतानी है कि आप महीने में कितना पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मंथली इनकम 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है। तो इन सभी ऑप्शंस में से आपको वो सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो यहाँ पर इनकम स्लैब सिलेक्ट करने के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। वैसे ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आपके स्किल्स क्या हैं। तो फटाफट से इस वाले सेक्शन को भी फिल कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि आप उबर, ओला, जोमेटो या किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको यस और नो में से सिलेक्ट करना है। तो मैं किसी भी मोबाइल ऐप के साथ काम नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर नो को ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पर ऐसे टाइप नहीं करना है। आपको एनसीओ कोड की जो लिस्ट है वहां पे से सिलेक्ट करना है। तो वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ब्लू कलर से एक लाइन दिख रही होगी, क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड लिस्ट। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आप देख सकते हैं सारे ही ऑक्यूपेशंस मेंशन्ड है। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो फटाफट से हम ढूंढ लेते हैं अपनी कैटेगरी। तो यहाँ पर मुझे मेरी कैटेगरी मिल चुकी है, इसमें लिखा है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो मैं अब वापस चलूंगा वेबसाइट पर और वहाँ पर टाइप करूंगा कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ऑक्यूपेशन टाइप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो गया है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है अपनी जॉब से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है
हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, यानी कि जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो आपने कहाँ से सीखे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं दो, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है टेक्निकल ट्रेनिंग, आपने कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह की हो जहाँ से आपको स्किल्स मिले हैं। या दूसरा ऑप्शन है डिड नॉट रिसीव एनी ट्रेनिंग, आपने कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, आपने खुद ही वो स्किल्स सीखे हैं। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ये सेक्शन ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो उसके बाद हम सब स्किल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमसे पूछ रहा है इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, क्या आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब आप इस फॉर्म के लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, तो फटाफट से इस सेक्शन को भी हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल्स डालने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका बैंक का नेम और ब्रांच का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फोटो और बाकी डिटेल्स भी इन्होंने आधार कार्ड से फैच कर ली है, और आपको अपनी आधार कार्ड वाली फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इस फॉर्म के लास्ट में जाना है। जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो भी डिटेल्स आपने इसमें फिल की है वो सब करेक्ट है या नहीं। तो आपको इस चेक बॉक्स में यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, आर यू एनरोल फॉर एनसीएस, यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस का एक पोर्टल होता है। तो आप वहाँ पर एनरोल हैं या नहीं, या आप वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर आप यस और नो में से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस का जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट का पोर्टल है। जब भी आपके स्टेट में कोई भी जॉब वगैरह आती है तो वहां पर सरकार उसको अपडेट करती है। अगर आप उस पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है, वरना आप नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनली इस फॉर्म को सबमिट करना है, और यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा ब्लू कलर का सबमिट बटन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका ई श्रम कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ई श्रम कार्ड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस कार्ड में आपको एक नंबर दिखाई देगा जिसको बोलते हैं यूएएन नंबर। तो ये नंबर आपका जनरेट हो चुका है। जब भी आप किसी सरकारी स्कीम में अप्लाई करेंगे या इस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो यही वो नंबर है जिसके थ्रू आपके सारे काम होने वाले हैं। तो इस कार्ड को आप संभाल के रख लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं इस कार्ड को डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस कार्ड को डाउनलोड करना कैसे है। जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिखाई देगा, इसमें लिखा है डाउनलोड यूएएन कार्ड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर लेना है, और ये कार्ड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ आया होगा और आप अपना ई श्रम कार्ड इजीली अब बना पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस कार्ड को बनाने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।